Good evening, friends. This is Avinash Dubey from OPF कानपुर। हम रक्षा सैनिक कर्मचारियों के क्षेत्र में ट्रेड यूनियन करने का काम करते हैं। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के बैनर तले पैराशूट फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ यूनियन में मैं संयुक्त मंत्री पद पे कार्यरत हूँ और बतौर कार्य समिति सदस्य अपनी भूमिका को जिम्मेदारी पूर्वक उसका निर्वहन कर रहा हूँ। साथियों, वर्ष 2023 हम सब के लिए, हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंक्लूडिंग ऑल द 9 डायरेक्टरेट्स ऑफ डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉयज़, सभी के लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहा है। बहुत ही चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा है ये। और देश भर की लोकल यूनियन से लेके ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के शीर्ष लीडर्स तक ने इस पूरे साल के दौरान जो अधिकतम प्रयास संघर्षों के इस दौर में हो सकते थे वो किए और आगे भी किए जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। साथियों, मौजूदा सरकार जो मोदी सरकार के नाम से जानी जाती है, अपने तानाशाही पूर्व रवैये से कभी कौन से कानून को बदल कर देते हैं ये किसी को पता नहीं रहता। अभी हाल में आईपीसी और सीआरपीसी जैसे दो महत्वपूर्ण, जो देश की आज़ादी के बाद से जिन कानूनों के ऊपर पूरा देश का पुलिस डिपार्टमेंट सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम जिस पे काम कर रहा था, वो सब 146 एमपीज़ को सस्पेंड करते हुए पार्लियामेंट के अंदर पारित कर दिए गए। इन कानूनों के बदलाव से क्या होने वाला है ये भविष्य में हम लोगों के सामने आएगा, लेकिन फिर भी जो मुख्य चीज़ें अभी हमारे नज़र में आ रही हैं, मुख्यतः जो ड्रग्स सप्लायर्स के ऊपर जो इम्प्रिजन, कठोर कारावास का जो प्रावधान था, उसको भी सरकार ने ख़त्म कर दिया। मतलब कि जो ड्रग सप्लायर हैं वो ड्रग्स के बदले में लोगों की जान भी ले लेंगे। उसकी जगह पे जो कानून हुआ करते था, जिस कानून के तहत उनको जेल में जाना पड़ता था, अब वो डर उनके बीच में नहीं है। अब सिर्फ वो चंद रुपए का फाइन देके उससे बरी हो जाएंगे। तो वो एक खौफ, एक डर जो व्यापारियों के बीच में, उद्योगपतियों के बीच में इन कानूनों के माध्यम से हुआ करते थे, वो भी सरकार ने ख़त्म कर दिए। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि मौजूदा सरकार सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों के लिए, पूंजीपतियों के लिए, या यूँ कहें कि ऊपर का जो तबका है उनके लिए ही सिर्फ सोच रही है। बाकी लोगों के लिए 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे देना है, उनका पेट उससे भर जाता है और उन 80 करोड़ लोगों को उससे ऊपर सोचना भी नहीं है। या उसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि सरकार उसको, उन लोगों को, 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को उस 5 करोड़ राशन से ऊपर सोचने भी नहीं देना चाहती है। बेरोज़गारी का जो आलम है ये जानबूझ के पैदा किया जा रहा है। जब देश में बेरोज़गार नहीं होंगे तो इन राजनीतिक पार्टियों के समर्थक कैसे आएंगे, इन रैलियों में भीड़ कैसे जमा हुआ करेगी। इसके लिए युवाओं का बेरोज़गार रहना बेहद ज़रूरी है। वो एक सुनियोजित तरीके से सरकार काम कर रही है। उसी सुनियोजित तरीके से जिन संस्थानों में हम लोग काम करते हैं, पिछले 20 साल से लगातार काम कर रहे हैं,
उनको भी बर्बाद करने का काम कर रही है। 1 अक्टूबर 2021 से देश भर के 41 आयुध कारखानों का निगमीकरण कर दिया गया। ऐसे समय में किया गया जब कोविड का टाइम चल रहा था, देश में सब कुछ बंद था। उस समय देश को 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज के नाम पर इन देश भर के 41 आयुध कारखानों का निगमीकरण किया। उसको शेयर बाजार में भी इंडेक्स करने की बात की गई, अभी तक नहीं है, आगे आएगा। नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसके खिलाफ हमारा फेडरेशन लगातार लड़ रहा है, एक बहुत बड़ी रैली किया फेडरेशन ने एनजेसीए के तत्वाधान में दिल्ली के रामलीला मैदान पर। उसके बाद एक और बहुत बड़ी रैली एनएमओपीएस के तत्वाधान में भी हुई। उसी मैदान पर लाखों लोग जमा हुए दोनों ही रैलीज में, लेकिन दोनों में ही कोई मीडिया कवरेज नहीं मिला। लेकिन उसके बाद एक सरकारी संगठन, एक सरकारी ट्रेड यूनियन संगठन जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से इत्तेफाक रखता है, 2-4 हज़ार लोगों को ले जाके जंतर मंतर पे गया। उससे इतना बड़ा उनको लगा कि जनमानस आ गया है जंतर मंतर पे। दिल्ली के अंदर देश की वित्त मंत्री, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने उन संगठन के लोगों को बुलाया और बताया कि हमने एक सोमनाथन कमेटी का गठन किया है। कमेटी का रिकमेंडेशन आने के बाद फिर उस पर चर्चा होगी और वो लोग उस पर खुश हैं। लेकिन हमारा फेडरेशन का स्पष्ट कहना है कि एनपीएस में सुधार हमारा डिमांड नहीं है। हमारा फेडरेशन का डिमांड सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमको ओल्ड पेंशन स्कीम 1972, सीसीएस पेंशन रूल 1972 नाउ 2021 वही चाहिए। और दूसरा कोई उसमें सुधार का किसी ने डिमांड ही नहीं किया, तो आप उसमें कमेटी क्यों बना रहे हैं? वो हमारा डिमांड नहीं था। आप अपनी तरफ से जो कर रहे हैं, हमारा स्टैंड क्लियर है, आज भी है, और जब तक रहेगा, जब तक हमारे अंदर लड़ने का साहस रहेगा, जज्बा रहेगा, हमारा स्टैंड क्लियर रहेगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का कारपोरेशन हम किसी भी हालत में स्वीकार करने वाले नहीं हैं। फेडरेशन ने, देश का एकमात्र ऐसा फेडरेशन जिसने चेन्नई हाई कोर्ट के अंदर कोर्ट केस किया, उस कोर्ट केस की वजह से आज 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी अपने आप को प्रोटेक्ट फील कर रहे हैं। कुछ न कुछ सुरक्षा निश्चित रूप से उनको मिली हुई है कि ज़बरदस्ती ये सरकार या डीपीएसयू का सीएमडी जो भी है वो ज़बरदस्ती हमें कारपोरेशन में नहीं धकेल सकती। उनको हमसे पूछना पड़ेगा। दे हैव टू आस्क टू मी। बिना हमारे सहमति के हमें कारपोरेशन में नहीं भेजा जा सकता। और मुझे अपने कर्मचारियों को और देश भर के कर्मचारियों में ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी हालत में जब भी कभी ऑप्शन फॉर्म आए, जब भी कभी आपसे ये विकल्प पूछा जाए कि आप गवर्नमेंट में रहना चाहते हैं या कारपोरेशन में जाना चाहते हैं, क्योंकि कारपोरेशन में जब वो ले जाने की बात करेंगे तो बहुत कुछ अपनी तरफ से और भी चीज़ें बोलेंगे, जैसे 2-3 इंक्रीमेंट दिए जाएंगे, बोलेंगे कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स की बात होगी। लेकिन मुझे मेरे दिमाग को स्ट्राइक करना है कि आखिर वो फाइनेंशियल बेनिफिट कहाँ से देंगे। जो एग्जिस्टिंग सैलरी है हमारी, वो आज ये जो डीपीएसयू जो काम कर रहे हैं उससे कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा। जब प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो सैलरी को इन्हेंस कैसे करेंगे? मकसद मतलब सिर्फ है, इतना ही है
कि वो आपको प्रलोभन देके किसी भी प्रकार से कि आप एक बार इस तरफ आ जाइए, बाद में आपको इधर आने के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तो मेरा स्टैंड ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में कितना भी दबाव हो, हमको सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारी का विकल्प ही देना है। और ऐसा करने के बाद अगर एक भी आदमी, एक भी कर्मचारी जिसने ये विकल्प दिया कि मैं गवर्नमेंट जॉब में रहूँगा, मुझे कारपोरेशन नहीं एक्सेप्ट करना है, तो इस सरकार की ताकत नहीं है कि वो आपको कारपोरेशन में ज़बरदस्ती धकेल सके। क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चेन्नई हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया हुआ है। उसमें उन्होंने स्पष्ट बोला है कि हम ज़बरदस्ती किसी को बाध्य नहीं करेंगे कारपोरेशन में जाने के लिए। जब उनका साइड क्लियर है तो हमारा भी स्टैंड हमेशा के लिए क्लियर होना चाहिए। एनपीएस के लिए ये लड़ाई अंतिम समय तक जारी रहेगी। अभी पेंशन विभाग के द्वारा जो मार्च 2003 में एक लेटर आया 22/12/2003 तक, जिनका नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट हो चुका है, उनको सीसीएस पेंशन रूल 1972 में कन्वर्ट करने के लिए, उसमें भी बहुत सारी विसंगतियां हैं। हमारा फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड श्री कुमार जी लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं और हर एक चीज़ से वो अपडेट रहते हैं डे बाय डे। किस फील्ड यूनिट में क्या हो रहा है, किस फैक्ट्री में क्या हो रहा है, हर चीज़ से वो अपडेट रहते हैं। और जो भी क्वेश्चन उनसे निकल के आते हैं उसको तुरंत, चाहे वो DOCS हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड वेलफेयर हो, वो वहाँ पे उसको रखते हैं। तो एक ऐसा लीडर जो हमारे बीच में है, जिनका अनुभव, जिनका ज्ञान हम सब के लिए एक अम्ब्रेला का काम कर रहा है, उनके ज्ञान की छत्रछाया में हम लोग अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करते हैं और उनका साथ होने के नाते हम अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करते हैं। कॉरपोरेशन होने के बाद प्रत्येक फैक्ट्री की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है, जिससे कि आज कर्मचारियों के सर्वाइवल का विषय जिंदा हो गया। हम रिटायर हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे नहीं मालूम, लेकिन हमें इतना मालूम है कि हम किसी भी हालत में गवर्नमेंट को ये मौका नहीं देंगे कि गलती आपकी थी वो बोल पाए। ये सच है कि आज के दौर में जो लोग इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं वो लास्ट जनरेशन है। इसके बाद की जनरेशन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बतौर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होंगे, किसी भी हालत में नहीं रहने वाले, क्योंकि गवर्नमेंट ने जिस तरह का सेटअप बनाया हुआ है उससे स्थितियां निरंतर बिगड़ने वाली हैं और इन संस्थानों का भविष्य निश्चित रूप से बहुत ही खराब होने वाला है आगे आने वाले समय में, अगर सभी कर्मचारी एकजुट नहीं रहे तो। सभी कर्मचारियों का मतलब सभी फेडरेशन से भी होता है। और फेडरेशंस में आप देख रहे हैं, एक फेडरेशन जिसका जन्म ही हुआ था सरकार की नीतियों को कर्मचारियों के बीच में प्रचार प्रसार करने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ जवाहरलाल नेहरू के टाइम की। INDWF का उदय हुआ सरकार के कहने पे। उसके बाद भी ये भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का भी हाल वही है। लड़ने के लिए पूरा डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉयज़ की ओर से सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ही है, जिस पे कि कर्मचारी भरोसा करता है, भरोसा कर सकता है, हमेशा भरोसा करना भी चाहिए, क्योंकि वो भरोसे के लायक है। और हमने ये एक बार नहीं 50 बार देखा है
अपने 20 साल के करियर में, अपने ट्रेड यूनियन लाइफ के करियर में। साथियों, अभी हमारी जिम्मेदारी एक और है। अब गवर्नमेंट मेंबरशिप वेरिफिकेशन का इलेक्शन करा रही है। अभी हाल में कुछ जगह पे वो इलेक्शंस हुए जिसमें ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन से संबंधित जो यूनियंस हैं उनको बहुमत मिला, लेकिन ज़्यादातर संस्थानों में ये चुनाव अभी होने हैं। तारीख भी लगभग तय है, 20 से 27 तारीख के बीच में वो चुनाव होने हैं और लास्ट 27 तारीख को सभी का काउंटिंग भी होना है। साथियों, ये मेंबरशिप वेरिफिकेशन का चुनाव किसी भी कार्य समिति के चुनाव से कम नहीं है, क्योंकि कार्य समिति सिर्फ उस पर्टिकुलर फैक्ट्री के अंदर जो काम होता है उसी में अपनी भागीदारी दिखा पाती है। लेकिन ये जो मेंबरशिप वेरिफिकेशन का चुनाव जो होने जा रहा है, ये तय करेगा कि भविष्य में आपके कितने जेसीएम मेंबर्स रहेंगे, चाहे वो जेसीएम 4th का लेवल हो, चाहे वो जेसीएम 3 का लेवल हो, 2 का हो या 1 का हो। वोट ऑफ परसेंटेज के हिसाब से ही पूरा देश के पैमाने पर जेसीएम का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी है और ये एक हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हमें फेडरेशन को मजबूत करने के लिए, जो कि अकेला एक फेडरेशन सरकार से बराबर लड़ रहा है, उसको मजबूत करने के लिए मेंबरशिप वेरिफिकेशन के चुनाव में हमें कार्य समिति के चुनाव के अपेक्षा कहीं अधिक सक्रिय रहकर पूरा तन्मयता के साथ, तन मन धन से उस चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन को देश का नंबर 1 फेडरेशन बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। इतनी ही बात कहते हुए वर्ष 2023 आज से समाप्त हो जाएगा। मैं कल से वर्ष 2024 जो कल नया वर्ष होगा, नए वर्ष की मंगल कामनाएं करता हुआ आप सभी को आगामी वर्ष 2024 की हार्दिक मंगल कामनाएं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे और आपका जो जॉब है वो सिक्योर रहे। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन और मजबूती के साथ आने वाले सालों में लड़ता रहे, हम लोगों के ऊपर अपनी छत्र छाया बना के रखे। हम फेडरेशन के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर अपनी उम्र भर चलते रहेंगे। ये हमारा फेडरेशन के मुख्य लीडर्स को संदेश है, कहना है। आप सभी को धन्यवाद। लाल सलाम, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों।